Hello everyone, welcome to Low Minds. My name is Muskan and today I am presenting Analytical Positivism School of Law. So first of all, let us know what is Analytical Positivism School of Law. Analytical Positivism School of Law, it is the study of what the law actually exists, and it is neither concerned about the past of law and not about the law ought to be. सो ये वही स्टडी करता है कि लॉ एग्जिस्ट एक्चुअली में अब क्या एग्जिस्ट करता है. सो इट इज द एनालिसिस ऑफ व्हाट लॉ एग्जिस्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनालिटिकल. नाउ positivism is this related to the word positus. Positus means law as it actually exists. सो जो लॉ अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे एनालिटिकल पॉजिटिविज्म स्कूल ऑफ लॉ, कि ये थ्योरिस्ट इसको स्टडी करते हैं कि जो लॉ अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक्चुअली हार्ट ने पॉजिटिव लॉ का एक बताया था कि पॉजिटिव लॉ वो होता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग के रेगुलेशन के लिए बनाया गया है. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल लॉ स्कूल. नेचुरल लॉ स्कूल में माना जाता है कि जो लॉ है वो रिवील किया जाता है ह्यूमन बीइंग को गॉड के द्वारा. दैट इज कि गॉड विल ही होता है नेचुरल लॉ में, लेकिन दे अपोज दिस आइडिया and say that laws are made by human being for another human being. That is why it is known as analytical positivism. Analytical means the analysis of what the law actually exists now, and positivism means the law which is made by a human being for another human being. So these theorists focus on law that and consider law as a command of sovereign. Sovereign may be state or an individual person. And if the subject mean जिसके ऊपर वो सोवरेन अपनी कमांड लगा रहे हैं, ठीक है, जो उसके नीचे है, तो अगर वो उसे फॉलो नहीं करते उसके उनके ऊपर सैंक्शन लग जाएगी. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ लॉ. आगे हम देखते हैं कि इसको ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्टिन जो है फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कंसिडर किया जाता है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज. और ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी दी है और वो फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कंसिडर किया जाता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. सो डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं एनालिटिकल स्कूल्स के, जिनमें से कुछ हैं जेरमी बेंथम. फेमस जो हैं चार ही, जेरमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एच.एल. हार्ट एंड हैंस कैल्सन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेरमी बेंथम के बारे में. जो जेरमी बेंथम वो सन है लंदन के एक वेल्थी अटर्नी का, और एक ये टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे. इनमें कैपेसिटी थी किसकी, एक जूरिस्ट और लॉजिशियन के, मतलब सोचने समझने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा थी. इनको हम फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पर्सन हम दे सकते हैं. मतलब यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया था इन्होंने कि इफ़ अ रूल इज यूटिलाइज, इफ समथिंग इज यूटिलाइज बाय अ लॉट ऑफ पर्सन, मीन्स अ पर्सन इन मैक्सिमम पर्सनस, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज राइट रूल. सो इन्होंने बताया था कि मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम नंबर अगर होगा किसी रूल में तो वो राइट रूल माना जाएगा. इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म भी दिया था. उनका मानना था कि मनुष्य कोई भी इंसान के ऊपर सिर्फ दो सोवरेन होते हैं, एक होता है प्लेजर और एक होता है पेन. और इसी प्लेजर और पेन से मैन डिफाइन कर लेता है कि व्हाट इज right law and what is wrong law. If this law is giving pleasure to him, then it is right, and if it is giving pain, then it is wrong. This is known as principle of hedonism, or you can say hedonism calculus. So इसने बताया था ग्रेटेस्ट प्लेजर और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में, सपोर्ट किया था गुड को और प्रिवेंट किया था एविल को. फिर उसने आगे ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस. एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि व्हाट लॉ इज, कि लॉ अभी कैसा है ये कंसर्न नहीं करता कि आगे क्या होना चाहिए, मोरल और इमोरल कैरेक्टर के बारे में नहीं बताता कि ये राइट है या फिर रॉन्ग है. बस ये बताता है कि लॉ एक्चुअली में है क्या राइट नाउ. एंड सेकंड इज सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसका मतलब है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट लॉ ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए. सो ऑट टू बी, दिस इज कनेक्टेड टू मोरल थिंग.
Next, Bentham supports the idea of laissez-faire. Laissez-faire means minimum intervention of government in the economic activities of individual. So by this thing he wanted to support the idea of individual freedom. Then next he talks about sovereign, who will be known as the sovereign. Sovereign is the person or body of persons, you can say the state, which is followed by the bulk of people. So if bulk of people are following any kind of person, then he will be known as sovereign. His idea of sovereign is giving wide application इन कॉन्ट्रास्ट विद ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन ने सिर्फ ये बताया था कि सोवरिन जो है लोग उसको फॉलो करते हैं और सोवरिन किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन बेंथम ने सिर्फ ये बताया कि जो सोवरिन होता है मैक्सिमम लोग जो इसे फॉलो करेंगे वही सोवरिन हो जाएंगे। फिर उसकी क्रिटिसिज्म भी है बेंथम की थ्योरी के। इसमें बताया कि इसने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रिविलेज दिया है ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लाइक इसने यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया कि अगर ज़्यादा मैक्सिमम पीपल्स को बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो लो राइट हो जाएगा, बट ही डोंट थिंक अबाउट द इंडिविजुअल rights. Let suppose if any law is not according to any individual right, but it is according to maximum number of people, then it will be considered a right law. So it ignores the individual interest. फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं जॉन ऑस्टिन के बारे में। जॉन ऑस्टिन जो है फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जो रूल लॉ है, जो रूल ले डाउन किया गया है वन इंटेलिजेंट बीइंग के द्वारा दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग के ऊपर, जिसकी उसके ऊपर पावर होगी, दैट इज रूल लेड डाउन बाय वन इंटेलिजेंट बीइंग फॉर द गाइडेंस ऑफ अनदर इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। सो two things are clear from here, that is law is rule made by person for another person, and second the person who is making rule is having power over other, that is one is superior and other is inferior. So we can say that one is sovereign and other are subjects. और उसने लॉ और मोरालिटी को डिस्टिंग्विश किया था। उसने कहा था कि जो लॉ है that it is not like that if something is moral then it will be law, and if law is not moral then it will not be applicable. This type of concept was not applicable here. जो सोवरेन ने कह दिया वही लॉ है, बेशक वो मोरल हो या ना हो। तो इसने अपोज किया था नेचुरल लॉ को। नेचुरल लॉ में बताया गया था कि जो लॉ है वो रूल लेड डाउन बाय और विल ऑफ गॉड था, कि गॉड ने मैन के लिए रूल बनाए हैं, उसे लॉ कहते हैं। लेकिन इसमें कहा इन्होंने कि जो एक पर्सन के लिए लॉ बनाए हैं तो वो हो गया एनालिटिकल। सो ऑस्टिन का फेमस वर्क था, उसने 6 लेक्चर दिए थे लंदन में, और उसकी बुक थी द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। इसमें फिर उन्होंने बताया कि जो लॉ है तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं उसकी डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन में 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? कमांड, सोवरिन एंड सैंक्शन। उसने बताया था कि जो सोवरिन है वो लेट डाउन करेगा कमांड, और जो कि फॉलो किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा, और अगर वो उसे फॉलो ना करते हैं तो सम सैंक्शन विल फॉल, दैट इज सम एविल विल फॉल, कि उनके साथ कुछ बुरा हो गया, फिर उनके ऊपर कुछ सैंक्शन लगेंगे। तो actually heart related this situation to gunman situation, that a gunman is holding gun over your head and you have to do this work, otherwise you will have to face some kind of sanction. So इसने फिर जूरिस्प्रूडेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस और जनरल जूरिस्प्रूडेंस। पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब था कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्रॉपर लीगल सिस्टम के बारे में बात करता है ये। और जनरल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब वो लॉ जो जनरली सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, तो मॉरल लॉज जो हैं वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। फिर उसके बाद में उसने पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी के में डिफरेंस किया था। पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी में उसने बताया था कि जैसे पॉजिटिव लॉ जो होते हैं वो मैन को
लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड होते हैं, जो ये पॉजिटिव लॉ होते हैं, दैट इज दे हैव टू फॉलो दैट लॉ. बट पॉजिटिव मोरालिटी आर लॉज which are not backed by any kind of sanction. फिर उसके बाद में एच एल ए हार्ट आते हैं. एच एल ए हार्ट ने अपनी बुक लिखी थी कंसेप्ट ऑफ लॉ, और उनकी जो ये बुक थी वो क्रिटिसिज्म में ही थी. जॉन ऑस्टिन के जो आइडियाज़ थे उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया. जॉन ऑस्टिन ने मोरालिटी को कोई प्लेस नहीं दिया अपनी थ्योरीज में, लेकिन उन्होंने एच एल ए हार्ट ने कहा कि मोरालिटी एंड लॉ, दोज rules and morality both combine and make law. So according to him, law is the union of primary and secondary rules. Now वो कहते हैं कि जो लॉ है वो ऑब्लिगेटरी होती है, कि अगर एक लॉ है तो लोगों के ऊपर बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं कि जो ऑब्लिगेशन करते हैं कि ऐसा करना है या फिर ऐसा नहीं करना होता. तो वो बताते हैं कि प्राइमरी रूल्स क्या होता है, सेकेंडरी रूल्स क्या होता है. प्राइमरी रूल्स ड्यूटीज लेट डाउन करता है, सेकेंडरी रूल्स पावर देता है. जैसे कि प्राइमरी रूल्स जो हैं पहले से हैं, तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी प्राइमरी रूल्स में, जिनको चेंज करने के बाद सेकेंडरी रूल्स आए हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो कंसेप्ट बनेगा वो लॉ होगा. तो प्राइमरी रूल्स में कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे अनसर्टेनिटी अबाउट ऑब्लिगेशन थे, स्टैटिक नेचर था रूल का, और इनएफिशिएंसी ऑफ डिप्यूटिंग सोशल सैंक्शन. कि लोगों को ऑब्लिगेशंस का ही नहीं पता था कि उन्हें क्या फॉलो करना है क्या नहीं, लेकिन थे प्राइमरी रूल्स, और उनका स्टैटिक नेचर था. दैट इज दे वर नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग, बट वंस they are low then they exist as it is and they will not change in primary rules. That is, and third thing was there was not proper legal system that will depute any kind of sanction on the one who is not following that rule. So due to these reasons secondary rules came into existence. और secondary rules में क्या क्या, secondary rules जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई करने, जो प्राइमरी रूल्स हैं उनको मॉडिफाई चेंज करने के बाद सेकेंडरी रूल्स बने हैं. तो इसके जो इसमें प्रॉब्लम्स थी उनको करेक्ट किया गया, और इसमें आया रूल ऑफ रिकॉग्निशन. बताया गया कि कौन से रूल होंगे कौन से नहीं होंगे, रिकॉग्नाइज किया गया रूल्स को. रूल ऑफ चेंज, इफ सम रूल इज इन कॉन्ट्रैरी विद समथिंग, और इफ यू आर फीलिंग दैट दिस लॉ इज नॉट right according to the situation, then some bodies are established to change the rule. And efficient social sanction, various bodies like judiciary and other things are established to make this sanction efficient. So एचले हार्ट की सिर्फ यही थी, और इसने क्रिटिसाइज किया था जॉन ऑस्टिन को. उसने क्या क्या कहा था कि जैसे कि ऑस्टिन ने बताया था कि पनिशमेंट है जो ओनली वे हैं कमांड फॉलो करवाने के, लेकिन एचएलए हार्ट ने बताया कि मोरल्स भी कुछ होते हैं, कि लोगों के अंदर कुछ मोरालिटी होती है जिसकी वजह से वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कि एक दूसरे को मारते नहीं या फिर पीस एंड हार्मनी में रहते, क्योंकि उनके अंदर कुछ मोरालिटी भी होती है. देयर इज नॉट every time any kind of sanction or that any gunman situation that everyone have to follow that kind of situation. So ऑस्टिन ने इग्नोर कर दिया इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ के बीच में. ऑस्टिन ने जो सोवरिन है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी. ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सोवरिन जो है वो किसी को फॉलो नहीं करेगा, और सोवरिन को सब फॉलो करेंगे, और जो सोवरिन ने रूल बना दिया वही फाइनल होगा, बेशक वो मॉरल हो या ना हो. तो अकॉर्डिंग टू एचएलए हार्ट कि जो ऑस्टिन ने है ना सोवरिन की कुछ ज़्यादा ही पावर्स बता दी हैं, और ऑस्टिन ने इग्नोर किया वैराइटीज ऑफ लॉ में. ऑस्टिन ने ओनली पिनल सिचुएशन के बारे में बताया कि लॉ एक पिनल लॉ ही है, अगर उसने फॉलो नहीं किया तो उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा. बट देयर आर मैनी अदर काइंड्स ऑफ लॉ. इफ वी आर नॉट फॉलोइंग these laws then no sanction will follow on us, like law of contract, law of marriage. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है कि ऐसे करने से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई मैरिज नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर कोई सैंक्शन फॉल नहीं करेगा. तो
बहुत सारे ऐसे लॉज भी हैं जो पिनल लॉ नहीं है, लेकिन ऑस्टिन ने इनके बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में उसने कहा कि ऑस्टिन ने अपने लॉ में जज मेड लॉ का कोई प्लेस नहीं दिया, उसने ओनली सॉवरेन के ऊपर फोकस किया है। आगे हम पढ़ते हैं हैंस केल्सन के बारे में। हैंस केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी और उनके अकॉर्डिंग जो लॉ है दैट इज लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लॉ क्या है? ऑर्डर हो ह्यूमन बिहेवियर का। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। सो जो रूल्स हैं, रूल्स रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको ही लॉ माना गया है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बताया कि एक ग्रैंड नॉर्म होता है। ग्रैंड नॉर्म मतलब उस बेसिक नॉर्म और जिससे आगे नॉर्म्स निकलते हैं। लाइक उसने एग्जांपल दिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रैंड नॉर्म है, बेसिक लॉ है, और उसके आगे जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये अलग अलग लॉज हैं जो अपनी वैलिडिटी कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इफ सम पार्ट ऑफ दीज लॉज आर इन अगेंस्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे विल बी abolished और they will be void। so ये अपनी वैलिडिटी कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? ग्रैंड नॉर्म से। सो हैंस केल्सन ने भी यही बताया कि एक ग्रैंड नॉर्म होता है और जो आगे नॉर्म्स को वैलिडिटी देता है। इसने बताया कि जो ये नॉर्म्स हैं ये फ्री होते हैं। इसने अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी, तो इसने अपने थ्योरी में मोरालिटी, सोशल फैक्टर्स से बिल्कुल अलग बताया कि लॉ इनसे बिल्कुल अलग है, नॉर्म्स जो है इनसे कनेक्टेड ही नहीं है। सो इसने बताया कि नॉर्म्स क्या हो गए? ग्रैंड नॉर्म हो गया। अब नॉर्म्स कैसे आएंगे? आगे मान ले कोई सिचुएशन आ गई कोई, तो लॉ बन जाएगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। नाउ द थिंग इज ought to come in picture कि ought to, it talks about ought to। सो हम इसको नॉर्मेटिव साइंस भी बोल सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ऐसे में उसने फिर बताया कि ग्रैंड नॉर्म्स जो होते हैं पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, कि ऊपर सबसे ऊपर होगा ग्रैंड नॉर्म्स और उसके नीचे अलग अलग नॉर्म्स होंगे। और फिर उसने बताया कि हर एक जगह जहाँ लॉ प्रिवेल करता है वहाँ ग्रैंड नॉर्म होता ही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ग्रैंड नॉर्म विल बी सेम एवरीवेयर, बट देयर विल बी अ ग्रैंड नॉर्म एवरीवेयर। सो फिर आगे इसने बताया, फिर इसकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी किया गया, क्योंकि इसने बताया कि जो ग्रैंड नॉर्म है और उसके बेसिस पे ही नॉर्म्स हैं, और जो नॉर्म्स आएंगे वो सोसाइटी और मॉरल फैक्टर्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनसे रिलेटेड ही नहीं होंगे। लेकिन डिफरेंट थ्योरिस्ट का ये मानना था कि जो ग्रैंड नॉर्म है ना, उसने अपनी वैलिडिटी कहाँ से प्रोवाइड की है? उसने ग्रैंड नॉर्म आउटकम है डिफरेंट सोशल फैक्टर्स का। सो if grand norm is outcome of different social factors and norms are coming from grand norm, then obviously norms are also related to these social factors, but Kelsen denied this fact. So, and other thing is he defined law without defining about social factors, but we are studying law for society. That is why for these two reasons his theory is criticized. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe to this channel, Law Minds. Thank you.